हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मेल गैमेट यानी स्पर्म या स्पर्मेटोजोन के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। तो मेल गैमेट यानी स्पर्म का निर्माण टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। यह मोटाई गैमेट होता है यानी गतिशील होता है, इसमें गतिशीलता पाई जाती है और यह बहुत ही सूक्ष्म होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। यह इसकी संरचना जो होती है, इसमें कवरिंग के नाम पर इसके केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके बाद और कोई इसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होता है। यह एक सेल है, कोशिका है जो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड होती है, एक सेट गुणसूत्र होता है। मनुष्य में 23 क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं। स्पर्म की खोज एवी ल्यूवेनहॉक ने किया 1677-78 में। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक इसने स्पर्म की खोज किया, लेकिन इसने यह नहीं बताया कि शुक्राणु या स्पर्म का कार्य क्या है, इसका रोल क्या है, प्रजनन में इसकी क्या भूमिका है। यह ल्यूवेनहॉक ने नहीं बताया। वह ये जानता था कि ये एक पैरासाइट है, परजीवी है जो कि सीमेन में पाया जाता है। और लेजारो स्प्लेंजनी ने इसकी खोज किया, खोज तो नहीं किया, लेकिन उसने स्प्लेंजनी ने इसके बारे में बताया कि इसका प्रजनन में रोल है, प्रजनन के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इसकी जो संरचना होती है, इसका डायमीटर 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है और इसकी लंबाई लगभग 60 माइक्रोमीटर होती है स्पर्म की। इसकी संरचना को 4 भागों में मुख्य रूप से बांट दिया जाता है। ये 4 भाग हैं: हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ये 4 भाग हैं। यह जो पहला इसका पोर्शन है स्पर्म का, हेड, ये सबसे मुख्य संरचना है इसकी स्पर्म की। और इस हेड को 2 भाग में मुख्य रूप से बांटते हैं। इसकी संरचना को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो पहली संरचना होती है इसकी, उसको एक्रोसोम कहा जाता है। एक्रोसोम ये इसकी एक संरचना हो गई। और दूसरी जो संरचना होती है वह न्यूक्लियस केंद्र। आइए पहले जानते हैं कि एक्रोसोम क्या है। तो एक्रोसोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैप लाइक संरचना है, जो कि इसके सबसे आगे वाले हिस्से पर, इसका जो इंटीरियर पोर्शन होता है उस पर यह पाई जाती है संरचना एक्रोसोम। और एक्रोसोम का निर्माण स्पर्मेटिड्स के गोल्जी बॉडी से या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। ये संरचना बहुत ही आवश्यक है। और एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निषेचन में बहुत ही ज्यादा मददगार होते हैं। अगर ये नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में नेचुरली निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। एक्रोसोम में एंजाइम जो पाए जाते हैं उनमें सबसे मेन हाइलुरोनिक एसिड होता है। हाइलुरोनिक एसिड ये सबसे मुख्य एंजाइम है। इसके अतिरिक्त और भी एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे एक्रोसिन। एक्रोसिन एंजाइम पाया जाता है। एक्रोसिन प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है, यानी प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है। इसके एक्रोसिन के साथ साथ इसमें स्टेरेज एंजाइम, इसमें एसिडिक फास्फेटेज, ये एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो एक्रोसोम ये सबसे ऊपर वाली सबसे आगे वाली संरचना हो गई शुक्राणु की, जिसमें ये सभी एंजाइम पाए जाते हैं: हाइलुरोनिक एसिड, एक्रोसिन, स्टेरेज, एसिडिक फास्फेटेज। ये एंजाइम निषेचन के दौरान, जब निषेचन की क्रिया होती है तो उस दौरान ओवम का
जो सबसे बाहरी भाग होता है उसका दीवार होता है जोना पेलुसिडा, उसको ये गलाने का कार्य करते हैं, जिससे आसानी से यह स्पर्म ओवम के अंदर प्रवेश कर जाए, पेनिट्रेशन की क्रिया हो सके। इसके लिए ये बहुत ज्यादा मददगार होता है ये एंजाइम। ठीक, तो ये पहला पोर्शन हुआ एक्रोसोम। दूसरा है न्यूक्लियस, केंद्रक। आप जानते हैं कि गैमीट्स जो होते हैं, चाहे वो मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, वो हैप्लॉइड होता है, अर्थात उसमें केवल एक सेट गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें भी एक सेट गुणसूत्र रहता है, जैसे कि मनुष्य में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का जो संख्या होता है वो 23 होता है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। और रासायनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये केंद्रक न्यूक्लियस बेसिक प्रोटीन्स और डीएनए इससे मिलकर बना होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस, ये केंद्रक हो गया, और इस न्यूक्लियस के अंदर यह वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये दो ही तरह के मुख्य रूप से पदार्थ पाए जाते हैं, डीएनए और बेसिक प्रोटीन। इसमें जो आरएनए होता है, एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं वो, और न्यूक्लियोलस, ये जो संरचनाएं होती हैं, जब स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है, यानी कि स्पर्मेटिड से जब स्पर्म का निर्माण होता है, उस दौरान ये संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। कौन कौन सी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं इसमें? स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान तो आरएनए नष्ट हो जाता है, इसमें जो पाए जाने वाले एसिडिक प्रोटीन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और इसके साथ साथ उसमें जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी नष्ट हो जाता है। तो ये संरचना हो गई न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस पॉइंटेड होता है, आकार इसका बड़ा होता है। इसके बाद एक संरचना यहाँ आप देख रहे हैं, ग्लिया। ये संरचना एक कवरिंग है केंद्रक के और एक्रोसोम के बाहर, केंद्रक का आधा पोर्शन और एक्रोसोम पूरा कंप्लीट एक संरचना से ये ढका होता है, जिसको ग्लिया कहते हैं। इस संरचना से ये ढका रहता है। इसके नीचे वाला पोर्शन जो होता है, यानी कि आधा केंद्रक का पीछे वाला पोर्शन जो होता है, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, वह नेक और मिडिल पीस, ये तीनों संरचनाएं भी एक कवर से ढकी रहती हैं, एक संरचना द्वारा ढकी रहती हैं, जिसको मैनपिट कहते हैं। ये मैनपिट से ढकी रहती है, या मैनपिट इससे ढकी रहती हैं। तो ये हो गया हेड। हेड में मुख्य रूप से दो संरचनाएं हुई, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। इसके बाद दूसरी संरचना है नेक। नेक कभी कभी इनडिस्टिंक्ट होता है और अस्पष्ट होता है, पता नहीं चलता है कि है कि नहीं, और यदि रहता भी है तो बहुत छोटा होता है। ये स्पर्म का सबसे छोटा पोर्शन है, सबसे छोटा भाग है स्पर्म का। इसमें जो नेक होता है, यह हेड और मिडिल पीस, ये दोनों के बीच स्थित रहता है, और नेक में 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। इसमें 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। एक जो सेंट्रियोल होता है, इसमें जो ग्रूव होता है केंद्रक के पास, उस ग्रूव में पाया जाता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। ये आगे स्थित रहता है, इसलिए इसको प्रोक्सिमल कहते हैं। इसके बाद पीछे जो रहता है, जिसको डिस्टल कहा जाता है, डिस्टल सेंट्रियोल। तो जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, वह क्या करता है कि इसमें एक्सोनिम का निर्माण करता है। एक्सोनिम, ये संरचना जो है, ये एक्सोनिम या एक्सियल फिलामेंट भी इसको कहते हैं। एक्सोनिम का दूसरा नाम एक्सियल फिलामेंट। तो इसका निर्माण करता है डिस्टल सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल की भूमिका जो होती है, जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है। उस जाइगोट में जब एस्टर का निर्माण, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, स्पिंडल फाइबर के निर्माण में इसकी भूमिका होती है। और इसके बाद तीसरा पोर्शन होता है मिडिल पीस। मिडिल पीस, इसका मध्य भाग जो है, यह सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार संरचना है मनुष्य में। मनुष्य का जो शुक्राणु होता है, उसमें ये मिडिल पीस सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। और इसकी जो संरचना है, वह मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया से बनी होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पाइरल होता है, इस माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल को, ये संरचना, यह माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल हो गया।
और ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल को निवेलकर्ण भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या है, मिडिल पीस का कार्य क्या है, या माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल का कार्य क्या है? तो आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यह कोशिका के अंदर ऊर्जा प्रदान करने वाली संरचना है। तो जो स्पर्म है वह भी एक सेल है, और स्पर्म का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है। ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल रहते कहाँ हैं? आप मिडिल पीस में पाए जाते हैं। और जो एक्सियल फिलामेंट होता है, इस एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर ये पाए जाते हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या है? ये एनर्जी प्रोड्यूस यानी एटीपी का इसमें निर्माण होता है अधिक संख्या में। और इस एटीपी का यूज कहाँ होना, इसका कार्य क्या है? तो जब स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है, गतिशील होता है, और इसमें गति के लिए यह वाला जो पोर्शन है यानी टेल जो होता है, इसमें लेसिंग मूवमेंट होता है और फ्लैजिलर मूवमेंट होता है। इस फ्लैजिलर मूवमेंट में जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा इसी माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल से प्राप्त होता है। ठीक, तो ये मिडिल पीस हो गया। मिडिल पीस के लास्ट में और जो टेल है इसके शुरू में, ये कभी कभी क्या होता है कि इसमें एक और सेंट्रियोल पाया जाता है जिसको रिंग सेंट्रियोल कहा जाता है। ये रिंग सेंट्रियोल दोनों के जंक्शन पर होता है। मिडिल पीस और टेल, इन दोनों के जंक्शन पर यह संरचना पाई जाती है जिसको रिंग सेंट्रियोल कहा जाता है। और इसका चौथा जो पोर्शन है, पहला हेड में मिडिल पीस और टेल, तो जो टेल होता है ये स्पर्म का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे लंबा हिस्सा है। मिडिल ये टेल सबसे लंबा हिस्सा हो गया इसका। इसमें भी दो भाग होते हैं। जो टेल होता है, इस टेल को दो भाग में बांट देते हैं, इस संरचना को, टेल को। पहला जो हिस्सा होता है वह हो गया एक्सोनिक, ये एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनिक, यह सेंट्रल पार्ट है। इसका बीच वाला पोर्शन है जो प्रोटीन की बनी हुई संरचनाओं से ये बना होता है। प्रोटीन की प्रोटीनस स्ट्रक्चर होती है जिनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। एक्सोनिन का निर्माण माइक्रोट्यूब्यूल्स से होता है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की संख्या टोटल कितनी होती है? तो इसमें 11 जो होते हैं, 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ये मिल करके और 9+2 मैनर में ये अरेंज होकर के, सज करके, और एक्सोनिम या एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करती हैं। ये कंडक्टाइल होता है और इसके कारण इसमें गति होती है। इसके बाद दूसरा जो पोर्शन होता है टेल का, उसको साइटोप्लाज्मिक शीथ कहा जाता है। ये इसमें इसका नाम साइटोप्लाज्मिक शीथ इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये साइटोप्लाज्म जो होता है कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और इस पोर्शन में ये जो 2-3 संरचनाएं हैं यानी कि हेड, नेक और मिडिल पीस, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म जो होता है वह टेल वाले पोर्शन में पाया जाता है, और इसी भाग को कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक शीथ। अब एक संरचना यहाँ आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो बाहर की निकला हुआ पतला, इंड पीस नाम, ये इंड पीस जो है ये क्या है? तो किसी स्पर्म में, किसी शुक्राणु में क्या होता है कि यह एक्सोनिन या एक्सियल फिलामेंट इस साइटोप्लाज्मिक शीथ के बाहर भी रहता है। अर्थात ये जो अंतिम वाला जो पोर्शन होता है इसका, इसके बाहर साइटोप्लाज्मिक शीथ नहीं पाया जाता है। तो जिस भाग में ये साइटोप्लाज्मिक शीथ नहीं रहता है उसको इंड पीस कहते हैं। तो इस तरह से यह संरचना हुई, स्पर्म की, शुक्राणु की संरचना हुई। ये संरचना जो है ये प्रजनन के लिए बहुत ही आवश्यक संरचना है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में और जानकारी शुक्राणु के बारे में कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस की पढ़ चुके हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा इसका निर्माण होता है टेस्टिस के सेमिफेरस ट्यूब के अंदर, और निर्माण में इसके नियर अबाउट 74 डेज लगते हैं, 74 दिन का समय लगता है इसमें। एक जो शुक्राणु होता है उसकी वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी होती है वह 1 से 4
mm प्रति मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट में यह 1 से 4 मिलीमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसके अतिरिक्त और क्या है इसमें, तो शुक्राणु या स्पर्म काउंट की बात करते हैं, स्पर्म काउंट, इसकी संख्या। तो जो मैथुन क्रिया होती है, इजैकुलेशन एक बार जब होता है मैथुन क्रिया के दौरान, तो एक बार में जो सीमेन स्खलित होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में इतना रहता है। अगर इसकी संख्या कम होती है तो आप आगे पढ़ेंगे, इसमें 4th चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें आपको पढ़ना है इसके बारे में, फिर एक बार जानेंगे वहां पर कि उसमें अगर संख्या कम होती है, स्पर्म काउंट जब कम होता है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया, एजियोस्पर्मिया, ये सब कंडीशन है। तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में एक इजैकुलेशन में 200 से 300 स्पर्म पाए जाते हैं, और टोटल जो स्पर्म होते हैं वह किसी भी नॉर्मल व्यक्ति में, पुरुष में, उसके टोटल स्पर्म्स की जो संख्या होती है उसका लगभग 60% का शेप साइज जो होता है वो नॉर्मल रहना चाहिए, और 40% जो स्पर्म होते हैं उनका शेप साइज एबनॉर्मल होता है। इसके अतिरिक्त और क्या है इसमें कि 40% जो स्पर्म होते हैं वो विगरस मोटाइल होते हैं, उनमें बहुत तेज गति पाई जाती है। अगर उससे 40% से कम अगर उसमें पाया जाता है मोटिलिटी, तो इसका मतलब कि वह निषेचन की क्रिया करने में जो स्पर्म है वह सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक, तो ये हो गया स्पर्म के बारे में, स्पर्म की संरचना, स्पर्म के क्या निर्माण आप पहले ही पढ़ चुके हैं इसमें।